बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, और ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। कुछ इसी खूबसूरती के साथ जो ये पंक्तियां लिखी गई होंगी आज के दिवस पर वो बिल्कुल सटीक बैठती हैं। बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूं अपने कार्यक्रम में, सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी। और आप 8 बजे से 9 बजे तक हमारे साथ लाइव रहेंगे। हम चिल्ड्रंस डे की बात कर रहे हैं। आज 14 नवंबर है और 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सबसे पहले फ़ोन नंबर आपको बता देती हूँ, डिस्प्ले भी होगा 0755260049। टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल कर पाएंगे 1800233040। अब चूंकि बाल दिवस का जिक्र हुआ है तो सभी को पता है कि हर साल हम ये दिन क्यों मनाते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी, चाचा नेहरू कहते थे बच्चे उनको प्यार से, तो उनका जन्म दिवस होता है और उन्होंने अपने दिन, हम खूबसूरत तस्वीरें भी आपको बताते जाएंगे, उनके जन्म दिवस को दरअसल बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों के लिए बेशुमार प्यार और लगाव की वजह से जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन जो 14 नवंबर को हर वर्ष बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और इस दिन स्कूलों में भाषण, डांस, खेल, डिबेट जैसी कई प्रतियोगिताएं होती हैं। अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को इनाम भी दिया जाता है ताकि उन्हें प्रोत्साहन मिल सके। बच्चों की शिक्षा पर काफी काम किया चाचा नेहरू ने। वो हमेशा कहा करते थे कि बच्चे जो हैं वो कल का दरअसल भविष्य है। अब हम बात इस पर हम और भी चर्चा करने वाले हैं क्योंकि ये हमारा आधार रहेगा आज के विषय का। और आज हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण दिवस पर, लेकिन सबसे पहले आज के दिन की बात कर लें कि आज का दिन, इसके अलावा गोवर्धन पूजा, क्योंकि हमने अभी दिवाली की पूजा की और आज हम गोवर्धन पूजा की हम कर रहे हैं। तो दिवाली के शुभ अवसरों पर आज का दिन गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे देश में दिवाली के उत्सव में अगर सबसे खास पर्व की मैं बात करूँ तो गोवर्धन जो है वो खास पर्व की इसी श्रेणी में गिना जाता है। और मुख्य रूप से गोबर से बने गोवर्धन पर्वत की आज के दिन पूजा की जाती है और घर की समृद्धि का आशीष मांगा जाता है। ऐसी मान्यता है कि गोबर से बना पर्वत घर की सभी समस्याओं का निवारण करता है और सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। अब बहन माथे पर तिलक लगाएगी भाई के, लेकिन आज नहीं, कल लगाएगी, क्योंकि भाई दूज जो मनाया जाता है दिवाली के साथ जो बहुत सारे खास पर्व जुड़े हैं उसमें से भाई दूज भी है। तो भाई दूज का पर्व कल मनाया जाएगा, दिवाली के जो बाद मनाया जाने वाला ये पर्व। और इस साल अगर हम बात करें रक्षाबंधन की तरह ही भाई दूज भी भाई बहन का एक विशेष त्योहार माना जाता है। इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं और साथ में व्रत भी रखती हैं। और अब हम बात कर लेते हैं आज के खास दिनों में एक और खास दिवस की, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। अगर मैं भारत की बात करूं तो विश्व में नंबर 1 आता जा रहा है और ये दुखद है। इसीलिए इस पर हम चर्चा करेंगे, आखिर क्या कारण हो सकता है कि हम इस स्थान से हट ही नहीं पा रहे हैं। सर फ्रेडरिक बेटिंग ने चार्ल्स हर्बर्ट के साथ मिलकर इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर हम लगभग लोगों की बात करें 463 मिलियन लोग डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को सर फ्रेडरिक बेंटिंग की जन्मतिथि पर मनाया जाता है। जी हाँ, 90% डायबिटीज़ के मरीजों को टाइप 2 डायबिटीज़ है। ये तथ्य कह रहे हैं, आंकड़े कह रहे हैं, लेकिन सत्य क्या है ये हम तलाशेंगे हमारे विशेषज्ञों के साथ मिलकर। तो तिथि, विचार और इतिहास ये पहले बताना होगा। तो तिथि क्या कहती है चलिए आपको बता देते हैं। आज की तिथि कह रही है विक्रम संवत 2080, कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, 14 नवंबर आज की तारीख है। साल चल रहा है 2023 जो कि बहुत जल्दी जाने भी वाला है और दिन है मंगलवार। तो आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज जिनके लिए खास दिन है उनके लिए ये दिन बेहतरीन बीते, यही दूरदर्शन परिवार कामना करता है। अब बता देते हैं आज का विचार क्या कहता है। तो शुभ विचार ये कह रहा है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार अपने बच्चों को नहीं बना सकते। हमें उन्हें उसी रूप में स्वीकार करना होगा दरअसल जिस रूप में भगवान ने उन्हें हमें दिया है। और ये कहना है पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब का। तो बहुत इसमें गहराई है और वो गहराई क्या कहती है ये हम तलाशेंगे हमारे विशेषज्ञों के साथ। लेकिन उसके पहले इतिहास भी आपको बताते चलते हैं। तो आज का इतिहास क्या कह रहा है। 1681 की बात से शुरुआत करते हैं कि आज ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को एक अलग रियासत बनाने की घोषणा की। 1889 स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब का आज जन्म हुआ था। 1922 ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी ने ब्रिटेन में रेडियो सेवा की शुरुआत की थी।
1935 आधुनिक जॉर्डन के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने वाले शाह हुसैन साहब का जन्म हुआ। 1948 ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स का भी जन्म हुआ, जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और प्रिंस फिलिप के सबसे बड़े बेटे हैं। 1955 कर्मचारी राज्य बीमा निगम का उद्घाटन भी आज ही के दिन किया गया था। 1964 14 नवंबर आज के दिन को बाल दिवस के रूप में मनाने का आधिकारिक ऐलान किया गया। 1969 अपोलो 12 को प्रक्षेपित किया गया, जो 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर आकाश की अनंत गहराइयों को पार करते हुए चंद्रमा पर पहुंचा। 1973 महारानी एलिजाबेथ की एकमात्र बेटी राजकुमारी एनी ने फौज में लेफ्टिनेंट मार्क फिलिप्स से शादी की और शाही परिवार के किसी सदस्य का किसी आम शहरी से विवाह करने का विरला अवसर था। 1991 अमेरिका ने लॉकरबी हमले के लिए लीबिया के 2 गुप्तचर अधिकारियों को दोषी ठहरा और उन्हें अमेरिका के हवाले करने की मांग की। 2006 भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों ने नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान आतंकवाद निरोधक तंत्र विकसित करने पर सहमति जताई। 2008 की भी बात करेंगे। मून इम्पैक्ट प्रोब चांद की सतह पर उतरा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने 2 हाथियों को खो दिया था और तब उनके पास एक भी नहीं था। ये कहना कुछ इसका जिक्र क्यों किया ये मैं आपको बीच में बताऊंगी, लेकिन अब इतिहास की श्रेणी में जन्म दिवस की भी मैं हमेशा बात करती हूँ। तो आज एक विशेष ऐसे शख्स का जन्म दिवस है जो भारत में तो चर्चित है ही, विदेशों में ज़्यादा चर्चित है क्योंकि ये इंटरनेशनल शेफ है। मैं विकास खन्ना की बात कर रही हूँ और हम तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ये हैं विकास खन्ना। आपको बता दें, अमृतसर के रहने वाले विकास भारत से अमेरिका 2000 में पहुंचे थे और भारत के मशहूर शेफ विकास आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। चलिए अब बिना देर किए, बिना समय गवाए जल्दी से आपको विषय बता देती हूँ और विशेषज्ञों से परिचय करवा देती हूँ। लेकिन इसके पहले फोन लाइन, इसलिए क्योंकि जब आप विषय सुनेंगे और हमारे अतिथियों को देखेंगे तो आपके मन में सवाल उठने लगेंगे तरह तरह के। तो 0755 भोपाल से बाहर का कोड है, 266-0040 लैंडलाइन नंबर है, 1800233040 यह हमारा टोल फ्री नंबर यानी निःशुल्क सेवा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको विषय बता देती हूँ। हम जो बात करने वाले हैं, दरअसल सबसे पहले तो हमारे साथ एक विशेष अतिथि हैं। मैं उनको बता दूं कि शिक्षा से होता बच्चों का विकास, इस पर बात करेंगे। तो बात करेंगे संभव है मधुमेह से मुक्ति। तो चलिए हम स्वागत करते हैं। चूंकि कर्मवीर की मैं बात कर रही थी, बिल्कुल हमारे साथ डॉक्टर उषा खरे जी मौजूद हैं, जो जानी मानी शिक्षाविद हैं। और अब आप पहचान गए होंगे कि अरे ये तो कौन बनेगा करोड़पति में भी आ चुकी हैं। अरे इनको तो मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ तस्वीरों में भी देखा है। बहुत बड़ा परिचय है जो अगर मैं देने लग जाऊंगी तो समय बीत जाएगा। बात करते करते परिचय लेते जाएंगे हम मैम से उपलब्धियों के बारे में। तो डॉक्टर उषा खरे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि प्रिंसिपल भी हैं और मैम शिक्षाविद तो हैं, 35 साल से भी ज़्यादा समय से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी है और उन्होंने बेटियों की शिक्षा के लिए ऐसी पहल की कि वो कर्मवीर बन गई। ये सफ़र कैसे तय किया जानूंगी मैं मैम से, लेकिन उसी के साथ हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ डॉक्टर अमित सिंह जी, जो कि पूर्व चिकित्सक हैं एम्स के, और ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। और आपसे मैं इस वक्त तो बात करूंगी इस प्रोग्राम में डायबिटीज़ को लेकर, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरुआत की कि भारत प्रथम स्थान पर है, तो कैसे उस स्थान से हटना है और कैसे शिक्षा का विकास हो पाएगा बच्चों के विकास के साथ। तो मैं दोनों का स्वागत करती हूँ और शुरुआत मैम आपके साथ कर देती हूँ कि कैसे मन में आया होगा आपके जब आप शिक्षा से जुड़ी। ऐसे तो बहुत सारे शिक्षक हैं और बहुत सारे प्रिंसिपल भी हैं। चूँकि 14 नवंबर है, बाल दिवस, ये बहुत खूबसूरत मौका है बाल दिवस के संदर्भ में आपसे चर्चा करने का कि आपने बेटियों के लिए वो कर दिखाया जो लोग सोचते तो हैं पर जब धरातल पर आते हैं तो सपना सपना ही रह जाता है। कहते हैं ना, वर्तमान बचपन में जिस तरह के संस्कार हमको मिलते हैं और जिस तरह के परिवेश में हमारा पालन पोषण होता है तो वो चीज़ें अमिट छाप बन जाती हैं। तो शायद इसी तारतम्य में मैं बताना चाहूँगी, मेरे पिताजी एक बहुत ही सफल शिक्षक थे, बहुत ही आदर्शवादी थे, उनका बड़ा सम्मान था। तो बचपन से आँख खुलते ही मैंने शिक्षा और शिक्षा से जुड़ी हुई पूरी प्रक्रिया को समझा, सीखा। मेरी माँ की अथक परिश्रम से उन्होंने मुझे अच्छी शिक्षा दिलाई और मैं बहुत जल्दी सेवा में, शासकीय सेवा में 1984 में आ गई थी। तो मेरा 40वां वर्ष चल रहा है शिक्षा जगत से जुड़े हुए और लगातार काम करते हुए। तो मैंने जब अपने पापा को देखा कि मेरे पिताजी एक कर्मठ समर्पित शिक्षक थे, तो वही बात मेरे मन में भी आती थी कि मैं बड़ी होकर एक तो टीचर बनूंगी
मेरी माँ भी कहती थी कि अगर मैं कुछ बनाऊंगी उषा को तो टीचर ही बनाऊंगी। तो मैं जब टीचर बनी तो मुझे ऐसा लगता था, मेरे जेहन में, दिमाग में वही बात रहती थी कि मेरी क्लास के सारे बच्चे हमेशा फर्स्ट आए, मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊँ, और मेरे बच्चे जहाँ भी मेरे स्टूडेंट्स काम करें उनका मतलब परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो। तो ऐसी छोटी छोटी सी बातें मुझे शिक्षा से जोड़ती गई, और ये परिणाम आए कि 2001 में मुझे पहला राज्यपाल पुरस्कार मिला। तो कहते हैं ना कि पुरस्कार और दंड दोनों ऐसे प्रावधान है जिससे काफ़ी जीवन में बदलाव आते हैं। तो पहला 2001 में जो पुरस्कार मिला उसने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया कि अरे वाह, अगर अच्छा काम करते हैं तो समाज आत्मसात करता है, सिमुलेट करता है। तो उसने भी मुझे बढ़ावा दिया, और मैं लगातार 1985 से मान के चलिए ग्रामीण क्षेत्र पर, शहरी क्षेत्र में, और मूलतः सरकारी स्कूल में काम किया है। तो सरकारी स्कूल की उन ज़रूरतमंद बच्चियों के लिए, उन बेटों के लिए काम कर रही हूँ जिनको शिक्षा की बहुत अधिक आवश्यकता थी, जिनके माता पिता उतना साधन संसाधन नहीं जुटा पा रहे थे, उन सब बच्चों के लिए मैंने काम किया। 2001 की बात कर रही थी, और ये सफर तो राष्ट्रीय पुरस्कार तक पहुंच चुका है। 2018 में आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। मैं सवालों के साथ वापस आऊंगी आपके पास। अमित जी से भी चर्चा कर लेते हैं। अमित जी, जिस तरह से मैम ने बोला कि वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी, तो कैसे परिवर्तन लाया जा सकता उस क्षेत्र में, ऐसा ही कुछ आपने भी सपना बुना होगा। हालांकि मैम और आपकी उम्र में काफी अंतर है, लेकिन सपना अभी से बुनेंगे तो शायद सफर आसान हो जाएगा आगे का। तो डायबिटीज, मधुमेह पर हम चर्चा कर लेते हैं कि क्यों, क्या कारण हो सकता है। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है, हम इस बीमारी में पहले नंबर पर क्यों हैं? हम इस बीमारी पे आज, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड जैसा मैडम ने बताया कि जो टीचर्स हैं, टीचर्स का महत्व, शिक्षा का महत्व इतना ज़्यादा अहम क्यों होता है हमारी आज की जनरेशन में, क्योंकि मेरे पिताजी खुद एक टीचर्स थे जो कि अभी रिटायर्ड हैं। तो आज के समय में जो शिक्षा का महत्व है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज आज के ज़माने में अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आगे जाके आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर शिक्षित हैं, अगर आप पढ़े हैं और अगर आपको ज्ञान है तो ये आपको आगे जीवन में बहुत आगे लेके जाता है। बिल्कुल सही। एंड अब हम आते हैं मधुमेह पे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आज भारत अब मधुमेह में पूरे विश्व में नंबर 1 पे आ चुका है। सबसे ज़्यादा अगर मधुमेह के अगर मरीज़ कहीं पे हैं तो वो भारत में है। एक जो डायबिटीज़ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की जो एक वेबसाइट है उस पर अगर हम देखते हैं तो देयर आर समथिंग 433 मिलियन पेशेंट्स इस पूरी दुनिया में डायबिटीज़ के शिकार है, जिसमें ज़्यादातर जो पेशेंट हैं वो आपके भारत में बिलोंग करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है आज जो कि खाने पीने का, जो आज की जो जनरेशन है उसमें सबसे बड़ा जो कारण आता है वो आता है स्ट्रेस, उनका मानसिक तनाव, जिसके चलते चलते आगे जाके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद उनको डायबिटीज़ या मधुमेह डेवलप हो ही जाता है, उनको सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। दूसरा कारण उनका खाना पीना अच्छे से नहीं हो पाता, तो तीसरा उनकी नींद अच्छे से नहीं हो पाती है। और कुछ जेनेटिक जो चलते आ रहे हैं, जैसे अगर माता पिता को डायबिटीज़ है तो फिर चांसेस आ जाते हैं कि आपके बच्चों को भी डायबिटीज़ हो जाए। दूसरा कारण यह है कि बहुत सारा जो खाने की हैबिट्स होती है, आज की जो जनरेशन है वो नॉर्मल खाना और पौष्टिक खाने की बजाय आपका फास्ट फूड और जो बाहर के रेस्टोरेंट में खाना खाना ज़्यादा पसंद करता है, जो कि आगे जाके बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, नुकसानदेह करता है, आपके शरीर को नुकसान करता है और आगे जाके इसमें डायबिटीज़ डेवलप होता है जनरली। बात है, बिल्कुल। सबसे बड़ी जो अगर मधुमेह होने का जो भारत में इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा यही कारण है कि शिक्षा जो अच्छे से बच्चों को नहीं मिल पाई है। दूसरा, अपने शरीर को लेके उनका एक लापरवाही अगर आप बोल सकते हैं ये वर्ड। दूसरा, इसके साथ ही साथ चलते हुए जो समाज में नौकरी और प्रतिस्पर्धा जो इस लेवल पे अभी आज बढ़ गई है कि लोग इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले चुके हैं कि उनको ना खाने का टाइम है, ना उनके कुछ सोने का टाइम है। यानी आसान भाषा में इसको समझूं कि अगर भारत को डायबिटीज में, अगर विश्व में नंबर 1 के स्थान से हटाना है तो सबसे पहले तो खुश रहना सीखना पड़ेगा। बिल्कुल, तनाव से दूर रहेंगे तो बीमारियों से दूर रहेंगे। अब मैं मैम के पास आ जाती हूँ। मैम, शिक्षा की हम बात करें, अभी जो सर बार बार कह रहे हैं कि इस बात की जानकारी होना जरूरी
जरूरी है कि बीमारी कैसे घर करती है। तो शिक्षा में मुझे लगता है एक पीरियड सेहत को लेकर भी होना चाहिए कि अब हम आप मतलब पूरा जो एक पीरियड ये आधार हो उसका कि सेहतमंद रहने के क्या तरीके हो सकते हैं, क्योंकि आप जैसे लोग ही कर सकते हैं इसकी पहल। जी देखिए, स्वस्थ रहने का स्थान ही शिक्षा और स्कूल है। अगर प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों को स्कूल में एक ऐसा अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर मिलता है जिसमें उनका मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास अगर अच्छे से हो जाता है, सामाजिक विकास अच्छे से हो जाता है, तो मान के चलिए एक अच्छी मजबूत नींव तैयार हो जाती है। और उस मजबूत नींव के पर जब इमारत खड़ी की जाती है तो वो हिलती नहीं है, लड़खड़ाती नहीं है। तो स्कूलों में बेहद आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों के साथ ऐसे व्यवहारिक ज्ञान से जुड़ें जिसमें बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट, कंप्लीट डेवलपमेंट हो सके, और बच्चे भी उन सारी क्रियाकलापों में, जैसे चाहे खेल की गतिविधियां हो, ध्यान योग की गतिविधियां हो, सामाजिक समायोजन बनाने की गतिविधियां हो, राष्ट्रीय पर्व मनाने की हो। शिक्षा मतलब क्लासरूम में यदि आप बच्चे को मानसिक तनाव दे रहे हैं और प्रतिस्पर्धा पैदा करके उस बच्चे के अंदर अजीब अजीब सी मतलब प्रतिक्रियाएं विकसित कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बीमारियों के कारण जाकर जवानी में और बुढ़ापे में बन सकते हैं। तो शिक्षा मूलभूत आधार है भविष्य में अपने देश के भविष्य के लिए भी और खुद के स्वस्थ रहने वाले भविष्य के लिए भी। तो क्या मैं इसको इस तरह से समझूं कि 21वीं सदी की चुनौतियों में एक चुनौती ये भी है? सबसे बड़ी चुनौती है स्वस्थ रहना। क्योंकि पहले जब हम लोग बचपन में खेला कूदा करते थे तब ना टीवी हुआ करता था ना मोबाइल था, हमें कोई स्ट्रेस ही नहीं होता था कि ये टाइम मिला कि हमें टीवी देखना है, या मेरे फ्रेंड का आज बर्थडे है तो मुझे उसको मैसेज करना है, उसको ये वाली पिक्चर भेजना है, उसके समय बिताना है, ये करना है, वो करना है। तो बहुत सी ऐसी दिनचर्या थी हमारी जो प्रकृति से जुड़ी हुई थी। आज हमारे बच्चों की जो दिनचर्या है वो प्रकृति से बहुत दूर, नेचर से बहुत दूर होती जा रही है। वो छोटे छोटे से कमरों में हाथ में मोबाइल लेकर जिस तरीके से बच्चे मतलब क्या बोले, कोलैबोरेशन खत्म हो रहा है, एक दूसरे से मिलना बच्चों का खत्म हो रहा है, क्रिएटिविटी बच्चों की कम होती जा रही है, कम्युनिकेशन बच्चों का कम होता जा रहा है, और इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं जिससे हम ये देख रहे हैं कि अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया समय रहते, सारे अभिभावकों ने, समाज ने और मतलब ये कहिए प्रकृति के साथ अगर न्याय नहीं किया तो हम इन बच्चों को अच्छी तरह से, जो कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे, इनके सच्चे मन को हम कहीं ना कहीं विकास के क्रम को अवरुद्ध करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है बहुत अधिक इस तरह की परिचर्चाओं की आवश्यकता है। आप इस विषय पे काम भी कर रही है 21वीं सदी की चुनौती 21वीं सदी की चुनौतियों पे हम लोगों का पूरे मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा काम चल रहा है। हम सब वो संकल्पना करते हैं कि हमारा भारत सबल भारत हो, जिसमें सबल भारत का अर्थ ये होता है कि आपका जब तक शरीर और मन आपका स्वस्थ नहीं होगा, आपके शरीर के अंदर ताकत नहीं होगी, कैसे आप देश को संभालेंगे। गौरवशाली भारत, प्रतिभाशाली भारत, समर्थ भारत, प्रखर भारत, संकल्पित भारत, ये इस तरह के भारत की एक अच्छी संकल्पना करने के लिए सर्वाधिक आवश्यकता है कि रोग मुक्त बच्चा हमारा बने और स्वस्थ बच्चा बने। हम बच्चों की बात कर रहे हैं और आप इतनी खूबसूरत जानकारी बच्चों को दे रही है, खास तौर से अभिभावकों के साथ। तो एक हमारे साथ बच्ची जुड़ चुकी है, क्योंकि बाल दिवस है तो हम बाल कलाकारों को जरूर जोड़ना चाहेंगे। तो इसी कड़ी में पहली हमारे साथ बच्ची बाल कलाकार जुड़ चुकी है जो इतनी खूबसूरत स्केचेस बनाती हैं। इनका नाम है प्राची नामदेव और मैं मधुसूदनगढ़, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्राची बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम। मैं सही थी, मधुसूदनगढ़ से जुड़ी हो आप हमसे? हाँ मैम। प्राची मुझे ये बताइए सबसे पहले तो आप कि मैंने सुना है कि बाय बर्थ आप स्केच करती हो और इतनी खूबसूरत स्केचिंग कि आपको पुरस्कार मिलने लग गए इतनी कम उम्र में। मतलब आने वाले समय में शायद अगली कर्मवीर आप हो जाए ना मैम। प्राची बताइए इस सफर के बारे में, कैसे लगा कि तुम बहुत अच्छा स्केच बना सकती हो? मैंने सही सुना है। हाँ जी प्राची बताइए। प्राची मुझे लगता है टीवी ऑन कर रखी है, तो टीवी का वॉल्यूम कम करके हमसे बात कीजिए फोन पर। ओके मैम। हाँ बताइए प्राची। मैम मैंने लॉकडाउन से स्टार्ट किया था। हाँ
क्या घर में और कोई भी स्केच बनाता है? हाँ मैम, दीदी है और मेरी छोटी बहन है, वो भी स्केच करती है। बिल्कुल। हम अभी जवाहरलाल नेहरू जी का आज जन्म दिवस है, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ चाचा नेहरू के बारे में अगर कहना चाहो, क्योंकि हमने एक खूबसूरत स्केच दिखाया चाचा नेहरू पे बना हुआ। मैम, चाचा नेहरू देश के अपने पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने आज़ादी में अहम भूमिका निभाई थी। इन्हें प्यार से बच्चे चाचा नेहरू के नाम से भी बुलाते हैं। बिल्कुल। आपको पता है मैम, हाँ। चाचा नेहरू और लाल गुलाब के बारे में पता है? अरे वाह, बताओ अगर शेयर करना चाहो तो। मैम, चाचा नेहरू एक जलसे में गए थे, तो वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची ने उनको लाल गुलाब दिया था। अच्छा, तब से तो वो अपनी अचकन वो में। गुलाब अपनी ड्रेस में लगा लिया था, तो उनको वो बात, वो मोमेंट इतना पसंद आया हाँ। कि उन्होंने हमेशा, वो कहीं पर भी जाते तो उनकी ड्रेस में हमेशा लाल गुलाब लगा कर जाते थे वो। वाह, ये तो बहुत सुंदर जानकारी दी। प्राची, एक सवाल और कर लेती हूँ जाने से पहले। मुझे ये बताओ कि आने वाले समय में क्या बहुत बड़ी आर्टिस्ट स्केच के रूप में आप जानी पहचाने जाना चाहोगी, या फिर कोई और सपना भी देखा है? मैम, अभी तो स्केच के बारे में ही सोचती हो। ठीक है, थैंक यू प्राची। हमारे साथ प्राची नामदेव जुड़ी हुई थी। मैम, कई बार बच्चे अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते। ये एक सवाल मैं आपसे रखना चाह रही थी कि ऐसे बच्चे जिनमें प्रतिभा कूट कूट के भरी हुई है, लेकिन मंच पर जब आते हैं या इस तरह के प्लेटफॉर्म पर आते हैं, तब अच्छे से बोलने के लिए थोड़ा सा उनको शब्द की कमी पड़ जाती है। जी देखिए, अब मैंने कहा ना, 21वीं सदी की चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती कम्युनिकेशन है। हाँ। बच्चों को घर में भी हमने देखा है कि आजकल उनकी दुनिया बड़ी अपने आप में सीमित हो रही है। हाँ। तो माता पिता का भी ये परम कर्तव्य है कि आपने जिस बच्चे को जन्म दिया है उसके साथ कन्वर्सेशन करें। हाँ। संयुक्त परिवार में पहले हम लोग होते थे, दादी नानी दिन भर बातें करती रहती थी, बच्चों का फियर घर से खत्म होता था। फिर स्कूलों में भी हम लोगों को छोटे छोटे मंच मिलते थे, हमारे शिक्षक लोग कोशिश करते थे कि आप मंच पर आएं, माइक पकड़ें। तो ये जितनी भी गतिविधियां हम लोग ये बाल सभा की शनिवार के 3 पीरियड में चलाते हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य यही है कि बच्चे आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकें, उनके अंदर जो नैसर्गिक प्रतिभा छिपी हुई है उसको एक मंच मिल सके, वो उनकी क्रिएटिविटी बाहर आ सके। इन सारे कामों के लिए हम लोगों ने विद्यालयों में बहुत कई तरह के एनजीओ के साथ, कई तरह की गतिविधियों के साथ कोशिश की है। और मुझे अगर जो सुन पा रहे हैं माता पिता या दादी नानी अगर मुझे सुन पा रही हैं, तो मैं सबसे निवेदन करूंगी कि बच्चों की प्रतिभा को पहचानें। आगे बहुत चुनौतियां हैं, अगर आपने बच्चों को नहीं पहचाना, उनको मंच घर में नहीं दिया, उनको नहीं समझा, तो आगे हमारे बच्चों की प्रतिभाएं निखर कर नहीं आएंगी, और ये हम सबका बहुत बड़ा लॉस कहलाता है। अमित जी, हम 21वीं सदी की चुनौतियों पर ये सारे सवालों को जोड़ते चले जा रहे थे। चुनौती तो ये भी बहुत बड़ी है। आपको क्या लगता है चिकित्सा के क्षेत्र में 21वीं सदी की चुनौती की अगर बात करूं? चिकित्सा के क्षेत्र में अगर हम आज 21वीं सदी की अगर चुनौतियों की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आज के युवाओं में सामने आ रही है वो है उनकी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, खाने पीने के बारे में मैंने आपको बताया। एक और जो बहुत बड़ा कारण है जो कि आगे जाके मधुमेह और जैसी ऐसी अन्य बीमारियों को, भिन्न भिन्न तरह की बीमारियों को, जो कि आजकल युवाओं में जल्दी पाई जा रही है, जो कि औसतन 40 या 45 साल की उम्र के बाद होता था। जिसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि आज की युवाओं में लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, उनकी शारीरिक व्यायाम, और या हम कहते हैं उनके शरीर को किसी भी तरह का कोई व्यायाम या एक्सरसाइज नहीं दिया जाता। जिसकी वजह से आज भारत में कई सारे लोग ओवरवेट या फिर ओबेज या फिर मोटापे के शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल सही। और मोटापा अपने आप में सारी बीमारियों का सबसे बड़ा जड़ होता है, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो मधुमेह हो, क्योंकि सारी की सारी बीमारियां एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो जैसे जैसे आपका एक सवाल मैं रख लेती हूँ, माँ बाप दोष तो बहुत देते हैं बच्चों को, तुम ये नहीं करते हो, तुम वो नहीं करते हो, तुम ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए। माँ बाप जब खुद ही नहीं करेंगे तो बच्चों में वो चीज कैसे डेवलप होगी? और आप इसको लेके अभिभावकों को कुछ कहना चाहेंगे? बच्चों को आज के समय में जितनी ही ज़रूरत शिक्षा की है, उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत उनको
प्रतिस्पर्धा, खेल कूद या अन्य किसी भी तरह के व्यायाम की है। आज से पहले के ज़माने में जब हमारे टाइम पे जब स्कूल जाते थे तो पैदल जाना, क्रिकेट खेलना या कुछ खेलना, कुछ भी किसी न किसी तरह हम अपनी किसी भी जो व्यायाम थे उसमें हम लोग जुड़े हुए थे। सही। ये एक बहुत बड़ा कारण था कि हम लोग इतने लंबे समय तक चलते आ गए। बट आज जो समय चल रहा है, आज के समय में एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आ गया है, जो दिक्कत लोगों के सामने आ रही है, वो है बच्चों को फ़ोन दे देना, टीवी दे देना, हर चीज़ की सहूलियत जो हम बोलते हैं वो उनको उसी वक्त प्रदान कर देना, जिससे बच्चों का बाहर की दुनिया से जो कनेक्शन है वो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट टूट गया है। उनको ये भी नहीं पता है आज उनकी कॉलोनी में कितने बच्चे खेलते हैं, कितने बच्चे रहते हैं, उनके साथ में वो खेलना, बाहर जाके खेलना या फिर कहीं पे घूमने या साथ में साइकिल चलाना, ये सिर्फ एक क्योंकि कल्पना उनके मात्र दोस्त रह गई है। एफबी वाले फ्रेंड जो हो गए वो बस आज के समय में कल्पना मात्र रह गई है। बिल्कुल सही। हमारे साथ एक और बच्चा जुड़ गया है मैम, हम उससे चर्चा करते हैं। बाल कलाकार हैं अवी शर्मा, जिनको प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी पुरस्कार मिला है, और ये सेलिब्रिटी, अगर मैं चाइल्ड आर्टिस्ट कहूँ तो शायद गलत ना होगा। बहुत बहुत स्वागत है अवी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप टेडेक्स के स्पीकर भी है, बालमुखी, आपने रामायण भी लिख दी है। ऐसी कौन कौन सी चीजें रह गई हैं भाई जो बाकी रह गया है अभी आपके लिए? जीवन में एक्चुअली अचीव तो बहुत कुछ करना है, परंतु हाँ अब इतनी मुझे उम्र में भगवान की कृपा से इतना कुछ मिला है, तो ऑब्वियसली आगे अभी बहुत कुछ करना है। अब आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो वो भी अचीव कर लूंगा। बिल्कुल सही बात है। आपकी आवाज से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मम्मा बात कर रही हैं, लेकिन मुझे पता है ये अवी शर्मा ही है, और हमारे मैं आपसे बात कर चुकी हूँ पहले, इसीलिए अभी के फोटोग्राफ भी हमारे पास है, बहुत सुंदर सुंदर से। हमारे दर्शक जरूर देखना चाहेंगे कि कौन है जिनसे हम अभी बात कर रहे हैं। बिंद्रा साहब ने भी आपका इंटरव्यू लिया था। अभी मैंने सुना आप कृष्ण भक्त भी हैं। बाल दिवस पर कुछ ऐसी बात कहना चाहेंगे, कुछ ऐसा श्लोक, क्योंकि आप बात बात पे श्लोक सुना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत ही सुंदर सा श्लोक है। हाँ। जो श्रीमद् भगवत गीता में आता है, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, जो है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इससे हम बच्चे खासकर ये सीख ले सकते हैं कि भगवान इसमें कह रहे हैं कि सारी चीजों का परित्याग करके आप मेरी शरण में आ जाओ। अर्थात कि हम बच्चों को भी जब जीवन में कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो उन सब को छोड़ के हमें अपने सुपीरियर, हमारे पेरेंट्स या हमारी टीचर्स से सलाह लेनी चाहिए, उनको सरेंडर करना चाहिए, और वो हमारे डाउट्स और कंफ्यूजन को क्लियर करके हमें सक्सेस की ओर ले जाएंगे। बिल्कुल। जाने से पहले कोई एक बात ऐसा कहना चाहेंगे जो आपकी उम्र के बच्चे सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को आपको? देखिए, मैं जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मेरे हम उम्र, उनको यही कहना चाहूंगा कि जीवन में हमारे पास अचीव करने के लिए बहुत कुछ है। बस नंबर 1 हमें थोड़ा सा पॉजिटिव रहना चाहिए। नंबर 2 हमें अपना लक्ष्य निर्धारण करके उसकी तरफ जुट जाना चाहिए, और नंबर 3 हमें जीवन में थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अभी हमसे जुड़ने के लिए मैम। 14 साल का बच्चा इतनी खूबसूरत बात करता है, बताइए आप। इन्होंने जीवन का सत्य बोल दिया, जिस पर बड़े बड़े लोग नहीं चल पाते हैं और बुजुर्ग होके भी नहीं चल पाते हैं, वो उस चीज़ की डिमांड बेटा आपने रख दी है। बहुत सारी बधाई आपके लिए, बहुत बहुत बधाई। सच में मैम। अभी जैसे अब एक सवाल आपसे कर लेती हूँ मैं, इसी का आधार बनाकर। उन्होंने कहा ना कि शिक्षक से हमें बहुत चीजें सीखनी चाहिए, इस बात को नोट करवाया उन्होंने। मतलब वो मानते हैं कि शिक्षक हमें एक सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। आपके सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या थी स्टूडेंट को लेकर? जी देखिए, जो सभी शिक्षकों के सामने रहती है कि उनका कंसंट्रेशन लेवल बच्चों का, उसको बनाने के लिए, क्लास में अटेंशन पे करने के लिए और उनको शिक्षा में रुचि पैदा करने के लिए शिक्षक को एक बहुत परफेक्ट नाटककार, एक अभिनेता होना चाहिए, प्रोड्यूसर होना चाहिए, डायरेक्टर होना चाहिए, हम तो कहते हैं जादूगर भी होना चाहिए कि वो एक एट ए टाइम क्लास में 5 तरह के बच्चे बैठे होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे भी हैं, प्रॉब्लमेटिक बच्चे भी हैं, एवरेज बच्चे भी हैं, डल, थोड़े से मंद बुद्धि वाले, कमजोर बच्चे भी हैं। अगर इस तरह के 4 तरह के बच्चों को एक टीचर 40 मिनट में, अगर जादूगर नहीं होगा, बड़ा कलाकार नहीं होगा,
तो कैसे सबका विकास कर पाएगा। तो सबसे बड़ा चुनौती वाला काम शिक्षक का होता है, और उन्हीं लोगों को शिक्षकीय व्यवसाय को अपनाना चाहिए जो दिल से टीचिंग करें। अगर आप दिल से कक्षा में जा रहे हैं, बच्चों के प्रति एक अच्छी भावना, अच्छी सहानुभूति और उनका उपलब्धि स्तर बढ़ाने की कोशिश आप सूक्ष्म शिक्षण कौशलों के माध्यम से कर रहे हैं, तो वो क्लास इतनी इफेक्टिव होती है कि आप जो भी बच्चों को देना चाहेंगे वो बच्चे लेंगे, जरूर लेंगे, और उस तरह का व्यक्तित्व उन बच्चों का बनेगा जो आज की महती आवश्यकताएं हैं। बिल्कुल सही बात है। अमित जी, मधुमेह की हम बात कर रहे हैं और खासतौर से बच्चों में अभी बीमारी देखने को मिली। आपने युवाओं का जिक्र किया, मैं बच्चों का भी जिक्र करके ये सवाल रख लेती हूँ कि छोटे बच्चों में भी अभी बीमारी देखने को मिल रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? छोटे बच्चों में जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आजकल के बच्चों में जो शुरुआती स्तर पे जो उनको जो समाज और सोसाइटी और दूसरे लोगों से कट कर दिया जाता है, जो अभी सिर्फ घर में रहते हैं, स्कूल जाते हैं, ज़्यादातर समय अपना वीडियो गेम या टीवी में निकालते हैं, जिनका शारीरिक व्यायाम या किसी भी तरह का कोई खेल स्पर्धा में किसी भी तरह का योगदान नहीं रहता है, ऐसे बच्चों में बहुत ही जल्दी हम देखते हैं कि वो वज़न उनका बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। जब यही वज़न जब आगे बढ़ता है, यही आगे जाके मधुमेह या उससे संबंधित शुरुआती असर या फिर जो संकेत है वो देना शुरू कर देते हैं, जैसे कि आँखों की रोशनी कम हो जाना, आपके मोटापा बढ़ना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा भूख लगना। मैं इन सारी चीज़ों के साथ आपके पास लौटने वाली हूँ, लेकिन मैम को यहाँ मुझे धन्यवाद करना पड़ेगा। जाने से पहले एक खूबसूरत सा मैसेज लिए बगैर मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। जी जी जी, बाल दिवस के अवसर पर मैं सारे बच्चों के लिए बहुत हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। सारे माता पिता से आग्रह करती हूँ कि बच्चों के बचपन को ना छीनो, उनको अच्छे से विकसित होने दो। सारे बुजुर्गों से निवेदन करती हूँ, आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका है एक अच्छे समाज, अच्छे देश के निर्माण में। सभी लोग जिम्मेदारी से अपना काम करो, हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य के कुछ हिस्से की जिम्मेदारी आपके हाथ में भी है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे जुड़ने के लिए, इस वक्त को निकालने के लिए। डॉक्टर उषा खरे जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जानी मानी शिक्षाविद है, प्रिंसिपल है गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की जहांगीराबाद की, और हमारी कर्मवीर भी। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम बाल कलाकार से मुलाकात करेंगे और सुनेंगे खूबसूरत से गीत। The call of the wild. The thrill of sport. The depth of creativity. Get ready to fill your senses. Join us on DD Morning Show, Monday to Friday 8 AM, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। कितने ही रंग है हमारे देश में, रंग भाषा के, रंग संस्कृति के, रंग गीत के, रंग संगीत के, और रंग हमारी भावनाओं के। छोटा सा, छोटी सी आशा, इन सभी चटक और सुरीले रंगों से मिलकर बनी है रंगोली। देखिए रंगोली प्रत्येक रविवार सुबह 8 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। टेक्नोलॉजी और थिएटर में नाम हम बनाएंगे, योगा अपनाएंगे।
जस्ट जूनियर, रविवार सुबह 11:30 बजे। पुनः प्रसारण अगले शनिवार सुबह 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं और आप देख रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी। और फ़ोन नंबर इसलिए बता देती हूं कि अब अगली कड़ी में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ने वाली है। बहुत देर से नींद खुलती है भाई, ठंड में जल्दी उठिए, एक्सरसाइज ज़रूरी है ताकि डायबिटीज़ जैसी बीमारियां ना हो। 0755260049। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 180023300040। फ़ोन नंबर रट जाने चाहिए और घुमाने भी चाहिए ताकि सवाल रख पाए। अब मैंने आपसे ब्रेक पर जाने से पहले बात की थी कि हम एक बाल कलाकार से आपकी मुलाकात करवाएंगे, तो सौम्या शर्मा हमारे साथ विदिशा से, विशेष रूप से भोपाल के दूरदर्शन स्टूडियो से जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सौम्या। और जब हम बात करते हैं कि ये सिंगर हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि यार कोई पहले गाना तो सुन लो फिर बातचीत बढ़ा लेंगे। तो आपकी खूबसूरत आवाज़ में बाल दिवस पर कौन सा गीत है जो सुनाओगे? लेकिन गाना सुनने के लिए थोड़ा सा सुकून चाहिए और मेरे पास सुकून बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमारे पास फ़ोन आ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कॉलर, हम उनसे चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। मेरा प्रश्न डॉक्टर साहब से ये है। बहुत बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल से। मेरा प्रश्न डॉक्टर साहब से ये है, यदि कोई महिला को टीबी है या डायबिटीज है तो क्या वो गर्भ धारण कर सकती हैं? जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर शुरुआत में, अगर जैसे आपने बोला डायबिटीज़ और टीबी ये दोनों अलग अलग बीमारियां हो गई हैं। अगर टीबी है तो अगर शुरुआती स्तर में ही, शुरुआती 3 महीनों के अंदर अगर पता चलता है तो हम सबसे पहले मरीज़ को ये आश्वासन देते हैं कि हो सके तो आप अभी प्रेगनेंसी प्लान ना करें। बट अगर वो 3 महीने से या 3 वीक से ज़्यादा हो चुका है, 3 महीने से ज़्यादा निकल गया है, तो हमें वो प्रेगनेंसी कैरी करनी पड़ती है। इन टर्म्स ऑफ अगर हम टीबी के बारे में बात करें, मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन में मधुमेह अगर है तो उसको अपने खान पान का ध्यान बहुत अच्छे से रखना होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसकी ये बीमारी आगे जाके बच्चों को भी हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। सौम्या आप पर आ जाती हूँ। क्या मैंने पंक्तियों का जिक्र भी किया और अनुरोध भी किया, तो खूबसूरत सा गीत। जी बिल्कुल, आज बाल दिवस है तो कुछ जो मैं कहीं पर भी, जहाँ पर भी मेरी उम्र के बच्चे होते हैं उनको एक ये गीत ज़रूर सुनाती हूँ। हाँ, तो मैं आज सुनाना चाहती हूँ। प्लीज़। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत। जब आप गा रही थी ना, गूज़बम्प आ गए। गाने में, आवाज़ में इतनी मधुरता होती है और इतना खिंचाव होता है ना सौम्या, ये मुझे यहाँ बैठे बैठे महसूस हो गया। दर्शकों को बता देते हैं, स्टार प्लस के जो सीरियल आया था, रियलिटी शो था दिल है हिंदुस्तानी, उसकी 2nd फाइनलिस्ट आप रही हैं, 2nd रनर अप आप रही हैं। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा वहाँ जाके? विदिशा को आपने प्रसिद्धि दिला दी, मध्य प्रदेश को प्रसिद्धि दिला दी आपने उस बड़े प्लेटफॉर्म पर। कब ये सफ़र शुरू हुआ था? सबसे पहले तो कभी उम्मीद नहीं रही कि इतना ज़्यादा मैं आगे जा पाऊँगी, क्योंकि मैं तब 12 या 13 साल की थी, बहुत छोटी थी और ऐसा लगता था 1-2 राउंड ही क्लियर कर लूँ वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इतना कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं फाइनलिस्ट बन जाऊँगी किसी रियलिटी शो की। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ से, जिनको हम लेजेंड्स बोलते हैं, उनसे मैं मिलूँगी। तो इस सफ़र की शुरुआत ऐसे हुई कि मैं पहले जागरण में और सुंदरकांड में गाना गाती थी, भजन गाती थी। और वहीं से मेरे स्टेज शोज़ की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद धीरे धीरे करके रियलिटी शोज़ के बारे में मुझे पता चला। और रियलिटी शोज़ में गई, रिजेक्ट भी हुई काफ़ी शोज़ में, और ऐसे ही धीरे धीरे करके मुझे दिल है हिंदुस्तानी मिला। और दिल जीत लिया आपने हिंदुस्तान का।
जी दिल है हिंदुस्तानी में सबसे पहले जो हम ऑडिशंस बोलते हैं, हाँ। तो सबसे बड़ी बात उस शो की ये थी कि उस शो में कोई एज लिमिट नहीं थी। हाँ। उसमें छोटे बच्चों से लेकर बड़े और जितनी कोई एज लिमिट नहीं थी। वहाँ पर बैंड्स आ रहे थे, वहाँ पर सोलो आर्टिस्ट आ रहे थे, ड्यूइट्स आ रहे थे, और मैं एक छोटी सी बच्ची सोलो सिंगर वहाँ पर थी। हाँ। काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। कौन सा गाना ऐसा गा दिया था कि सिलेक्शन हो गया? मेरा जो पहला गाना है मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। हाँ। आशा जी का गाया हुआ आओ हुजूर। तो अगर चाहो तो सुना दो, उसके बाद आप बात आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं, आओ हुजूर आओ। थैंक यू हुजूर, आप आए हमारे दूरदर्शन केंद्र। सौम्या, आशा जी ने तो आपकी चोटियां तक बना दी और ऐसा सुर लगाती हो कि रेखा जी को भी रुला दिया। इतने मधुरता से गाती हो कि कुमार शानू मजबूर हो गए हारमोनियम देने के लिए। मतलब बड़े बड़े लोगों को आपने ऐसे हिला दिया, तो फिर हम जैसे आम दर्शकों के लिए क्या कहें? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आशा जी से जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बुलाया और सबसे पहले यही पूछा कि बेटा तू सौम्या है ना, तूने ही वो गाना आओ हुजूर गाया था ना? हाँ। और मैंने कहा जी मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि वो और मेरा गाना सुनेंगी, क्योंकि मैंने उनको भगवान माना है, उन्हीं से सीखा है। लता जी आशा जी को सुनकर ही मैं इतना कुछ सीख पाई हूँ। और बताइए आप अमित जी, ये बच्चे हैं जो लता जी और आशा जी को सुनते आ रहे हैं। मैं बातचीत को जारी रखूंगी आप दोनों के साथ, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, क्योंकि क्रिकेट का खुमार भी क्या खुमार है, सभी पे चढ़ता है, बच्चों से लेकर युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक। हमारे साथ केजी शर्मा जी पूर्व क्रिकेटर जुड़ चुके हैं, क्योंकि कल सेमीफाइनल है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का, तो उनका स्वागत करते हैं और सवाल रख लेते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। केजी सर, जब भी भारत का मैच किसी से होता है तो ऐसा लगता है भारत रुक जाता है, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे क्रिकेटर्स के बारे में? नहीं, इस बार भारत रुकेगा नहीं। इस बार भारत ट्रॉफी उठाकर ही रुकेगा। हाँ, बिल्कुल। इतनी खूबसूरत शुभकामनाएं तो आप ही दे सकते थे। क्या कहेंगे, किस पर उम्मीदें ज्यादा आपको नजर आती हैं? इस समय पूरी टीम एक यूनिट की तरह खेल रही है भारतीय टीम, और हर एक प्लेयर इस समय अपना 100% देने की कोशिश कर रहा है। और हमने पिछले सारे मैचों में देखा भी है कि कभी कोई मैच विनर निकल रहा है, कभी कोई मैच विनर निकल रहा है। तो यही क्रिकेट की खूबसूरती भी है, यही भारतीय टीम की ताकत भी है। बिल्कुल। और इसी ताकत से भारतीय टीम आगे बढ़ेगी। और रोहित शर्मा और गिल जिस तरह से ओपन कर रहे हैं, बीच में आकर विराट जैसे पारी संभाल रहे हैं, यदि ये तीनों ही अपना यही काम यदि अगले 2 मैच में भी कर जाते हैं तो बाकी आने वाले जो प्लेयर्स हैं वो मैच को बड़े आसानी से खत्म कर देंगे और भारतीय टीम हमें ट्रॉफी उठाती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल, वो दिखाई दे रही है, अगर आंख बंद करें तो नजर आ रही है वो पूरी टीम ट्रॉफी के साथ। केजी सर, एक बात बताइए, एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं महसूस कर रही हूँ आम दर्शक की तरह, कि ना दबाव में नहीं है इस बार इंडिया टीम। जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। भारतीय टीम इस बार दबाव में नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारतीय टीम अपने ग्राउंड में खेल रही है, अपने देश में खेल रही है, अपने वतन में खेल रही है। और 140 करोड़ की जो ताकत है, स्टेडियम में बैठे दर्शकों का जो हुजूम है, जो भारतीय टीम की हौसला अफजाई कर रहा है, जो मोटिवेशन उनको मिल रहा है हमारे क्रिकेट प्रेमियों से, हमारे दर्शकों से, उसके कारण भारतीय टीम बिल्कुल भी दबाव में नहीं है। और यही कारण है कि भारतीय टीम हर मैच में, चाहे बल्लेबाजी हो, चाहे गेंदबाजी हो, चाहे फील्डिंग हो, क्रिकेट के हर एक डिपार्टमेंट में उतना अच्छा प्रदर्शन कर पा रही है जो भारतीय टीम को आगे बढ़ाता ले जा रहा है। और हम आंख बंद करके भी नहीं, आंख खुली रखकर भी देखेंगे कि भारतीय टीम हमें दिखाई देगी ट्रॉफी उठाते हुए, और हम अपने पंजों पर झूमने के लिए विवश होंगे। केजी सर, एक अंतिम सवाल रख लेती हूँ। अक्सर जब टॉस किया जाता है ना, तो मन में आता है कि फील्डिंग चुना जाएगा या बैटिंग चुना जाएगा। आपको क्या लगता है, इंडिया टीम को फील्डिंग चुनना चाहिए या बैटिंग? नहीं, निश्चित रूप से बॉम्बे की जो विकेट है, मुंबई में ये मैच होना है, मुंबई का जो विकेट है, पहले बैटिंग यदि भारतीय टीम करेगी तो निश्चित रूप से फायदे में रहेगी। वहाँ लाल मिट्टी का विकेट है और वो बल्लेबाजों के लिए काफी अनुकूल है। बाद में बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं होती है,
लेकिन भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करे, बिल्कुल दबाव में ना आए। हाँ। अगर दबाव के जैसा कि अभी तक खेलते आई है, हाँ। 300 350 का स्कोर वहां पर रखे। और न्यूजीलैंड की जहां तक मैं बात करूं तो विलियमसन और कानवे, ये 2 प्लेयर न्यूजीलैंड के मुख्य हैं। इन दोनों को यदि भारतीय गेंदबाज जल्दी आउट कर लेते हैं तो न्यूजीलैंड को बैकफुट पर धकेलने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी। जैसा हमने पिछले मैच में भी देखा न्यूजीलैंड के मैच में कि न्यूजीलैंड की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली गई थी, और वही हम फिर मुंबई में भी देखेंगे। बिल्कुल। टॉस मान लीजिए भारतीय टीम की बाद में भी यदि बल्लेबाजी आती है तो 250 रन के आसपास यदि न्यूजीलैंड को रोक लिया 300 के अंदर, तो भारतीय टीम बड़े आसानी से ये लक्ष्य चेज कर बस हम आपकी बात को आगे बढ़ा देंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया केजी सर, केजी शर्मा जी, पूर्व क्रिकेटर हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी टीम को, और हम सब मिलकर कल मैच देखेंगे और जीतना ही है, हम यही मान के चलते हैं, जीतना ही है। से याद आया अमित जी, अगर हम ये ठान लें कि हमें बीमारियों पर विजय पानी ही है तो शायद पाई जा सकती है। सिर्फ एक दृढ़ इच्छा शक्ति की तो जरूरत है, सिर्फ एक इच्छा शक्ति की ही जरूरत है। और इच्छा शक्ति के साथ साथ आपको अपने जो मार्ग है उस पर अडिग रहना पड़ेगा। अगर आप बीच में उस चीज़ को छोड़ देते हैं तो वापस से वो सारी चीज़ें जो कॉम्प्लिकेशंस या जो हैं वो वापस आ सकती हैं। लेकिन अगर आप अपने जो गोल्स हैं जो आपने डेली रूटीन में अपने सेट किए हैं, अगर आप उस पर चलते हैं, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, आप रेगुलर आप अपने शरीर का खुद ध्यान रखते हैं, तो आगे जाके ये बहुत ही संभव है कि आप इन बीमारियों से काफ़ी दूर तक रह सकते हैं। अमित जी, डायबिटीज़ के मामले में अगर मैं लक्षणों की बात करूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि अब इसकी शुरुआत हो गई मेरे शरीर में? डायबिटीज़ में अगर लक्षणों की बात किया जाए तो सबसे पहले जैसे ही डायबिटीज़, मधुमेह होता क्या है, इसमें शुगर आपके शरीर में, खून में शुगर की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाना, ग्लूकोज की मात्रा। बिल्कुल। अगर ऐसा होता है तो कई सारे ऐसे वार्निंग साइंस अपन बोलते हैं कि अपने को पहले से ही अपने को साइंस दिखने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा माफ कीजिएगा, अब मुझे भी लगातार कमांड मिलती है कि कार्यक्रम को किस दिशा में लेके जाना। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं अशोक जी, और वो शायद आपसे ही सवाल रखना चाहते हैं, इसलिए मैंने बीच में आपको रोका। जबलपुर से अशोक जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी, मैं चाहूंगी बिना देर की सवाल रख लीजिए। जी मैडम जी, मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि अधिकतर टाइप 2 की बीमारी जो शक्कर की बीमारी होती है, हाँ, तो इसमें क्या होता है कि लोगों को सिर दर्द होता है, थायराइड हो जाता है, सर्वाइकल, ये आम बात है। तो इससे बचने के लिए कौन कौन से तरीके, क्या उपाय हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी। पहला तो सबसे ज़्यादा ये एक मिथ भी चलता है, डायबिटीज़ से जुड़े हुए जो सिम्टम्स नहीं होते हैं उनको भी बताए जाते हैं, जैसे कि सर्वाइकल डायबिटीज़ से नहीं होता है। पहली बात ये, सर्वाइकल के और भी दूसरे लक्षण होते हैं, दूसरे कारण होते हैं जिससे आपको सर्वाइकल होते हैं। लेकिन और इससे बचने के लिए सिर्फ यही है कि आप अपना खान पान अच्छे से रखें, आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, आप वर्कआउट करते हैं, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स या समथिंग आप स्टार्ट करें। और अगर आपको लक्षण पहले से दिखाई देने शुरू हो गए हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर लें, बिना देर किए करें और डॉक्टर के पास जाके संपर्क करें, है ना, तभी तो स्वस्थ रहेंगे, तो सौम्या जैसी तरक्की कर पाएंगे। बिल्कुल। सौम्या, खूबसूरत गीत के साथ अगला सवाल रखूं मैं, तो एक ऐसा गाना जो फिल्मी ना हो, कुछ ऐसा सुनाना चाहोगी? कुछ फिल्मी ना हो? हाँ, कुछ ऐसा जो अक्सर गुनगुनाती हो लेकिन वो फिल्मी ना हो। कुछ ऐसा जो फिल्मी ना हो, जी बिल्कुल। हाँ, सुना दो। जी, अक्सर मैं जो गुनगुनाती हूँ, मुझे गज़ल गाने का बड़ा शौक है मुझे बहुत, क्योंकि मेरे जो गुरु हैं आशुतोष पाठक सर जी, वो बहुत गज़ल गाते हैं। अच्छा, तो मतलब एक गज़ल। बिल्कुल। ऐसे तेरा ख्याल सरे शाम आ गया, सब दर्द मुस्कुरा उठे, सब दर्द मुस्कुरा उठे, आराम आ गया, ऐसे
कितना खूबसूरत, मतलब इसकी भी अलग एक दुनिया है ना बिल्कुल। सौम्या? घर में पापा या और कोई सिंगर है या सिर्फ सौम्या ही निकली है सिंगिंग के क्षेत्र में? मैं ही निकली हूँ जो एज अ सिंगर आगे तक गई हूँ। मेरी दादी को बहुत शौक था, सबसे ज़्यादा शौक था कि वो दूरदर्शन पर आकर गाएं। और उनका आज तो दादी जब देख रही होंगी तो बड़ा खुश हो रही होगी। बिल्कुल, उनका सपना था जो मैंने पूरा किया है, तो आज वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। मतलब वो प्रोग्राम देख रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो दूरदर्शन, मैं हमेशा बोलती हूँ दूरदर्शन एक ब्रिज है दर्शकों और हमारे बीच का। तो क्या कहना चाहोगी कि परिवार में मतलब और कोई सदस्य कौन सी क्लास में हो यार सौम्या? मैंने अभी 12th का एग्ज़ाम दिया है और हाँ मतलब मेरी पढ़ाई चल रही है। तो एक घिसा पिटा सा सवाल रख लेती हूँ, करियर किस क्षेत्र में बनाना है? करियर तो देखिए मुझे म्यूजिक में ही बनाना है, क्योंकि मैं एक्सपेक्टेड मैं म्यूजिक के बिना नहीं रह सकती हूँ। मैं आपको हाँ। सच बताऊँ तो क्या है कि म्यूजिशियंस की खास बात ये होती है कि हम एक टाइम का खाना छोड़ सकते हैं, हम गाना नहीं छोड़ सकते। कितनी गहरी वाली आजकल के बच्चे, उषा मैम बोल भी रही थी कि कितनी गहराई वाली बातें करते हैं कि खाना छोड़ सकते हैं पर गाना नहीं छोड़ सकते। मैं आपके पास एक सवाल को लेकर आ जाती हूँ, फिर सौम्या दोबारा आपके पास आऊंगी। म्यूजिक थेरेपी काम करती है बीमारियों में, क्या डायबिटीज में भी इस थेरेपी को हम यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल, म्यूज़िक थेरेपी से रिलेटेड कई सारे एक्सरसाइजेज और प्लेटफॉर्म आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। जैसे हम भी जिम में देखते हैं, आजकल हम देखते हैं एरोबिक्स होता है, जुम्बा क्लासेस होती है, ताइक्वांडो होता है और बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि म्यूज़िक से रिलेटेड है, जिसमें म्यूज़िक के माध्यम से इंसान को पहला तो उसका स्ट्रेस को रिलीव किया जाता है। म्यूजिक इज़ द बिगेस्ट, सबसे बड़ा स्ट्रेस जो तनाव को कम करने में म्यूजिक सबसे बड़ा योगदान देता है। अमित जी एक और चीज़ का जिक्र कर ही लेते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि गुना के थे शायद वो कलेक्टर, और म्यूजिक थेरेपी से ही उनको कोमा से वापस लाया गया था। इतनी शक्ति है म्यूजिक थेरेपी में। इस वक्त तो इस थेरेपी का काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है बीमारियों में। इसके ऊपर कुछ रिसर्चेस भी चल रही हैं फॉरेन के ऊपर, जो न्यूरो की बड़े जो न्यूरो सर्जरीज होती हैं उसमें भी बैकग्राउंड में म्यूजिक चलाए जाते हैं। बिल्कुल, तो म्यूजिक से ही सौम्या जुड़ी हुई है और इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जब जब ये तान छेड़ती हैं तब अमित जी और हम ऐसे गौर से सुन रहे होते हैं सौम्या को। सौम्या विदिशा में से जब निकली, मध्य प्रदेश से बाहर निकली, फिर देश और विदेश की भी यात्रा की क्या? विदेश के एक्चुअली अभी काफ़ी सारे चल रहे हैं, बट कोविड के कारण मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ा कि क्योंकि तब बहुत ज़्यादा सेफ नहीं था जाना, जिसके बाद अब हम प्लान कर रहे हैं। क्यों सौम्या, अब जब आप लोगों के बीच में बैठती होंगी तो कोई चैप्टर नहीं पूछता होगा, लोग यही बोलते होंगे ना एक गाना सुना दो सौम्या। तो एक गाना सुना दो, एक और गाना सुना दो सौम्या। जी बिल्कुल। रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा पागी वफा में। रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा पागी वफा में। रहे न रहे हम। एग्जैक्टली रहे ना रहे हम, क्योंकि वो जो लता जी कहती है ना कि आवाज़ ही पहचान है, मेरी आवाज़ ही पहचान है ना सौम्या। जैसे कि गीत के लिए रियाज बेहद ज़रूरी है, पढ़ाई के लिए अभ्यास बेहद ज़रूरी है, दोनों में संतुलन कैसे बैठाती हो? हर जगह मैं चाहती हूँ, सबसे पहले मुझे ये सवाल पूछा जाता है कि आप कैसे मैनेज करते हो पढ़ाई और म्यूज़िक को। तो मैं जब बहुत छोटी थी तब से ही मैं लाइव शोज़ करती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो मैं रात में शोज़ करती थी, वहाँ से आती थी 12-1 बजे आती थी और फिर पढ़ने बैठती थी रात को, और सुबह स्कूल भी जाती थी। और कई बार ऐसा हुआ कि मैं ऑडिशंस देने जाती थी, मैंने शोज़ किए, तो मेरे एग्ज़ाम्स बीच में आ रहे हैं, तो कभी सफ़र करते करते पढ़ाई की, कभी रात में जाकर की।
करने वाले के बाद सौम्या आपसे मुलाकात करके ये समझ में आ गया कि करने वाले बच्चे बहुत कुछ कर जाते हैं, और अगर उषा मैम जैसे शिक्षक हों तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, प्रतिभाशाली बच्चा और ऐसे कर्मठ शिक्षक, तो भविष्य ऐसा ही होगा उज्जवल हमारा। समय इजाज़त दे रहा है इसलिए मैं यही धन्यवाद करना चाहूँगी। हमारे साथ विदिशा से विशेष रूप से आई सौम्या शर्मा का विशेष धन्यवाद। विशेष रूप से हमारे साथ मौजूद अमित जी, डॉक्टर अमित सिंह साहब का धन्यवाद। और इसी के साथ आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही कामना करती हूँ, क्योंकि सेहत ही सबसे बड़ी संपत्ति है। मुझे दीजिए इजाज़त, जल्दी फिर मुलाकात होगी नए विषय विशेषज्ञों के साथ। नमस्कार।